अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच में हूँ हसनैन लियाकत और मैं हूँ नम्रा तारिक। और आज इस्लामाबाद का मौसम हसनैन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आज बारिश हो रही प्लीज है। बहुत ही अच्छा मत कहें, थोड़ी देर के बहुत लिए ही अच्छा अच्छा हुआ, है, रात बहुत ही रात अच्छा को है, अच्छा हुआ। क्योंकि गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और गर्मी की शिद्दत में जब कमी आती है तो पूरा पाकिस्तान जब भी आजकल बारिश तो खुश ज्यादा होता बारिश है। आती है तो ज्यादा पानी ज्यादा आता है, पानी भी ज्यादा आता है। बारिश हुई ज्यादा पानी आया, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा, लेकिन एकदम से अभी सूरज अगर चढ़ता है तो वो टेम्परेचर लेकिन अप भी हो इसमें निब्रा जाता कल है, जो बारिश राइज हुई भी आ थी जाता थोड़ी है। थोड़ी, हाँ, वो थोड़ी थोड़ी बारिश क्योंकि सावन के थोड़ा असरात पानी आ रहे आया। हैं तो थोड़ा पानी भी आता है और हबस ज्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो अब जाती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा तो होती है। आज वाली बारिश कम से कम इसका फर्क एक दो रातें तो जरूर पड़ेगा। अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है, यही जाहिर है, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट गर्मी की वजह से। अच्छा, यही गर्मी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी दिखाई दी थी, कुछ रोज पहले से ही हमें नजर आ रही है ये गर्मी, और उसके लिए आज 4 तारीख है, राइट। जी जी। और आज जो है वो इमरान खान ने अपने जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। नाम अभी तक सामने नहीं आए कि कौन कौन से शख्सियात है जो आज मुलाकात के लिए जाएंगी, लेकिन वो मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नियर फ्यूचर हमें पता चल सकता है कि क्या होने जा रहा है तहरीक कौन आ रहा इंसाफ है, में, कौन जा कौन। रहा हाँ, है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस मुलाकात के बाद वाजे हो जाएंगी, और जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे ना हसनैन, वो भी काफी हद तक हो सकता है कि खान साहब उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली वो इसलिए बुला रहे हैं। अच्छा, टॉप स्टोरीज भी शामिल कर लेते जी हैं हाँ, इसके टॉप अलावा आज स्टोरीज की प्रोग्राम तरफ में क्या चलते हैं बातचीत सबसे करते पहले। हैं जी, आप स्टार्ट करेंगे। जी हाँ जी, सबसे पहले चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। बानी पीटीआई के हवाले से बात करेंगे। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाई की मंजूरी। बिल्कुल जी। अच्छा, और उसके बाद चीन के साथ गधों की खाल पर पाकिस्तान की बात तय पा गई। चले, फाइनली अच्छी बात है कि कहीं और हमारी किसी और चीज़ पे बात कहीं पे भी नहीं हो रही, गधों के हवाले से लेकिन बात जी होगी, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में गधों की तादाद में वैसे भी इजाफा हो रहा, अभी भी इस साल में 1 लाख का इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी खलील जिब्रान का कत्ल, और अब उनके बाद इसके बाद ये हो रहा है कि उनकी फैमिली को धमकियां भी मिल रही हैं। धमकियां भी मिल रही हैं, बिल्कुल जी। कत्ल तो पुरानी खबर है, लेकिन उसके बाद जो नई खबर है वो ये कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, और उनकी फैमिली अभी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, अभी उनके केस कहाँ पे है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जी, ओवर बिलिंग जारी है, गरीब सारिफिन मुश्किल से दो चार हैं। ओवर बिलिंग के हवाले से भी हम अपने सेगमेंट में इवन आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह हैं, जो आप लोगों की शिकायत है, वो भी शामिल करेंगे हमारी आज की सुबह की सोच में। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिश की नवीद सुना दी। गुड, वेरी गुड। और कराची में बारिश के बाद जी पानी का बहरान है। बारिशें पूरे मुल्क में होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कराची की अगर बात की जाए, पानी का बहरान है। आधी से ज़्यादा जो आबादी है उसको पानी दस्तयाब ही नहीं है। और फिर एक ऐसी शख्सियत से भी आपकी आज मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पानी के इस मसले के लिए एक हल निकाला है, एक नया तजुर्बा किया है। वो तजुर्बा क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आखिर में हम डिस्कस करेंगे सफ़र इंसानी सेहत और दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब करता है, और ये अच्छी बात है कि जो ट्रैवलर होते हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस करते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि सफ़र इंसान के लिए, इंसानी सेहत के लिए और आपको दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले पाकिस्तानी सियासत पे आते हैं जी। बानी पीटीआई के खिलाफ जो है रियासत मुखालिफ बयानिए पर पंजाब हुकूमत अभी हमें मुतहर्रिक नजर आ रही है, कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। आपको याद होगा कि ये वही पंजाब हुकूमत है आज जो कल की अपोजिशन हुआ करती थी, ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जो कल की अपोजिशन में थी, ये वही नवाज शरीफ हैं जो अपोजिशन में थे, और जब उनके ऊपर गद्दार और इस तरह के अलकबात लगते रहे, ये सब इनके साथ भी हो चुका है। तो आज जब ये गवर्नमेंट में आए तो आज की मौजूदा अपोजिशन के साथ भी यही करने जा रहे हैं, और बानी पीटीआई भी इसका शिकार होने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं बानी पीटीआई, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 121, 121 ए, 123 ए, 153 और 131 की दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश और बानी पीटीआई के जुर्म में मुलव्विस होने की ब्रीफिंग काबीना की कार्रवाई में उसकी मंजूरी दी गई, और ये काबीना के जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उसका हिस्सा था। मतलब पंजाब गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस लग रही है हमें, निम्रा। बिल्कुल ऐसा ही है। और पंजाब काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1898 के सेक्शन 196 के तहत भी बानी पीटीआई और जो पार्टी के लीडर्स है, सीनियर क़यादत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। एडिशनल कमिश्नर को, ऑर्डिनेंस कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का इख्तियार भी सौंप दिया गया है। उसके अलावा सेशन जज अफजल मजूका की अगर बात की जाए तो उन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो इद्दत केस है उसमें सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी की, और उस समाअत का हवाला अगर कुछ आपके साथ शेयर करूं, उस समाअत में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के वकला ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई वकील ने जो है वो दलाइल दिए कि इस केस में सब कुछ लतीफ़ के बयान पर मुनसर किया गया।
खावर मानिका और लतीफ़ समेत जो है वो सारे गवाहों के बयानात झूठ पर मबनी हैं। जी हाँ, इस खावर तरह मानिका की के बयानात को खास तौर पर टारगेट किया जाता है। जी हाँ, इसी तरह तो की ये सूरत बहुत हाल है सारे कुछ। केसेस हैं जो कि अदालतों में लगे हुए हैं। लेकिन निम्रा, अच्छी खबर ये भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं और वो उनके हक में आ रहे हैं। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जो बाकी हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके हवाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर पंजाब गवर्नमेंट में जो ये बिल मंजूर हुआ पंजाब की असम्बली में, इसके हवाले से बात करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, इस हवाले से आज इससे के बात इस करेंगे सेगमेंट में। बिल्कुल। और अच्छा हसनैन, एबीएन न्यूज़ के नाजरीन, प्रोग्राम सवाल से आगे में हनीफ अब्बासी ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि केसेस बनने चाहिए। उन्होंने कहा क्या है वो आपको पहले सुनाते हैं, फिर उस पर एक डिस्कशन भी कर लेते हैं। डॉलर जो लगे हैं उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो कांग्रेस ने किए हैं, किसने किसने ठीक है। लगाए हैं वैसे, आपने आइडेंटिफाई तो कर जी लिया जी, एक है उनका जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है सजाद बरकी, जो जनरल सेक्रेटरी है इनका पीटीआई का। एक है एमडी है डॉक्टर आसिफ। फ़लस्तीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन ब्रेड शेरमैन ने पास करवाई 73 लाख डॉलर लेके इजराइल से, उसी ने ये पीटीआई के लिए काम किया, उसी ने करोड़ों डॉलर लिए, कांग्रेस से ऐसी रेजोल्यूशन पास करवाई है। जी, सो हनीफ अब्बासी की ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो सवाल से आगे में उन्होंने दी। और उसके अलावा अगर बात करें हसनैन, जो प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की कि आज का दिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस वगैरह तो चलें, डेली बेसिस पर चल ही रहे हैं और इद्दत केस की कुछ अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उसके अलावा मुलाकात जो आज होने जा रही है वो मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो पीटीआई को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक पीटीआई में सिर्फ 2 ग्रुप्स नहीं हैं। पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में इस वक्त डिवाइडेड है। कल हमारी प्रोग्राम में खावर गुमन से भी जब हमने ये सवाल पूछा था कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह तो आप जितने मर्जी कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि नई क़यादत, पुरानी क़यादत, नई क़यादत में जो डिविजन्स हैं वो सब कुछ इस वक्त शामिल है। इसी हवाले से निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, जो कि मारूफ कानूनदान भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी केसेस हैं उन पे गहरी नज़र रखते हैं। फैसल चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो अगर केसेस की बात की जाए तो चौधरी साहब, हमें ये देखने को मिल रहा है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको रिलीफ भी मिला अदालतों से। अब हमारी जो ऑडियंस है उनको ये बताइएगा कि कौन से ऐसे केसेस बाकी हैं जो इमरान खान और उनकी रिहाई के दरमियान हायल हैं। देखिए, इमरान खान साहब के पास टेक्निकली जो उनका सज़ा है वो तो एक इद्दत केस जो है वही है जिसमें उनको सज़ा हुई हुई है और जिसमें अपील जो है वो सेशन जज सुन रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद, और वो उसको जो है आई थिंक 10 तारीख से पहले पहले उन्होंने उसको वाइंड अप भी करना है एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो बज़ाहिर तो यही केस है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत है पंजाब की या वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर नए केसेस का दिया, उन्होंने दिया भी। और अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एक ये फ्रिवलेस किस्म की केसेस जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब को हुकूमत जो है वो जल्दी बाहर नहीं आने देना चाह रही, तो वो उनको रखेगी जब तक वो उनका बस चलता है। अब ये अलग बात है कि वो केस का मेरिट क्या है, केस के मेरिट के मुताबिक क्या वो चलाए जा सकते हैं, नहीं चलाए जा सकते। ये जो बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत ने अभी नए केसेस बनाए हैं, ये तो इस्तेमारी कवानीन है। 1860 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस वक्त की जो ब्रिटिश कॉलोनी हुक्मरान थे, वो ज़ाहिर है वो जो हिंदुस्तान के जो अवाम थे उनको वो अपना महकूम समझते थे, तो वो तो उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है वो सेक्शंस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत बड़े डेमोक्रेटिक एराज भी आए, लेकिन किसी ने कानून को अमेंड करना नहीं मुनासिब समझा, और उसकी वजह से जो है ये इस किस्म के मामलात होते हैं। तो एक ही केस इस वक्त इद्दत वाला है जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक मैं समझता हूँ। और लेकिन फैसल, ये तो चले ठीक है, इद्दत केस अभी है ना, लेकिन ये जो नए केसेस बनने जा रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के तहत, या फिर इसके अलावा पीपीसी की अगर बात कर लें उसके कुछ सेक्शंस का जिक्र किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा थ्रेट नहीं होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए पर्सनली? देखिए, हुकूमत की तरफ से ये एक तो थ्रेट परसेप्शन होती है ना, वो अगर थ्रेट होता है, मेरे नहीं ख्याल वो मेरिट पे वो सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि
वो अभी क्रिमिनल कंप्लेंट आएगी, क्रिमिनल कंप्लेंट और जो FIR केसेस हैं वो ज़रा डिफरेंट चलते हैं। तो इन केसेस में हुकूमत का तो यही मतमा नज़रिया आता है ना कि अगर वो जेल से निकले तो उनको वहीं पे 3 MPO या 16 MPO में गिरफ्तार करके फिर वहीं पे डिटेन किया जाए, फिर वो लिटिगेशन चलेगी। और उसके अलावा भी केसेस जो हैं, ये फाइलें जो हैं वो कोई बेसिकली इस किस्म के केसेस 1971 में जब बांग्लादेश की बंगाली क़यादत जो कि उस वक्त इलेक्शन जीत चुकी थी, उस वक्त जो है उनके खिलाफ बनाए गए थे। तो वही फाइलें जो हैं वो दोबारा शान पटक के हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी जो है वो यही करती है। तो उनका तो जो मतमा नज़र तो जो है वो इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार्स रखना है जिस हद तक मतलब मुमकिन कि हो चोई साहब, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि अगर केसेस आपके क्लियर भी हो जाएं खान साहब के, तो इसके अलावा भी कुछ ना कुछ केसेस बन जाएंगे और वो जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। ये हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आ रही है अभी तक। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इद्दत केस वाला जज है ये इतना बर्डन सह सकेगा। और आई डोंट थिंक कि वो ये अपील्स के ऊपर कोई ये जिस तरह से उनकी जमानत का फैसला आया है, इसी किस्म का फैसला आए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर कोई दूसरा फैसला आया तो वो तो एक मुआवजा होगा। तो अब जो है वो अभी इस मामले के ऊपर तो देखना पड़ेगा कि वेट करना पड़ेगा कि वो फैसला क्या आता है। लेकिन जो लोअर जुडिशरी है, खासकर जिस तरह से आपने देखा कि जो है वो बहुत सारे जो लाहौर में गिरफ्तार खातीन है, नोइंगली उन्होंने उनके रिमांड दिए और पूरा पूरा फुल रिमांड दिया। तो लोअर जुडिशरी की वो स्पाइनलेस नजर आती है और वो इंसाफ नहीं कर पा रही है, ना ही वो फैक्ट्स को देख रही है। यानी आपको पता है कि एक खातून एक मुकदमे में भुगत चुके हैं, वो अपना उसमें सारा जो मामला है, उसके बावजूद जो अगर आप उनको रिमांड पे दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो जजेस हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। और क्यों बंद की हुई हैं? देखिए, जजेस का काम, अदालतों का काम ये होता है कि वो शहरियों के हकूक की हिफाजत करे। अब 9 मई के केसेस जो हैं उसमें जो हमारा एक दही इलाकों में रवाज है कि अगर एक गोली चली हो तो 16-16 बंदे नामजद करके फिर वो पर्चा खराब करते हैं। 9 मई में भी जो जहान का बंदा उठा के डाल दिया गया, चाहे वो कुछ शामिल था नहीं शामिल था। और उसके अलावा उनके जो इसीलिए फिर आप उनको देखिए कि चालान नहीं मुरतब हो रहे, तफ्तीशें मुकम्मल नहीं हो रही। उसकी वजह है कि फ्रिवलेस केसेस हैं। तो उसमें जो शामिल हैं अगर कोई थे भी तो उनको भी बेनिफिट होगा अल्टीमेटली। तो ये रियासत का जो रियासती इदारों का जो एक रवैया है, ये अवाम दुश्मन मतलब रवैया मैं आपके कहने समझता का हूँ। मकसद ये है कि जिस तरह चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से हमने पार्टी छोड़ी थी, तो मतलब जो जज हैं उनके उन पे भी कोई ना कोई प्रेशर होगा। देखिए, जजेस ने तो लेटर लिख दिए ना, हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिख दिए, लोअर कोर्ट के जजेस ने लेटर कर दिया। सब जुडिस मामला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उधर लाहौर हाई कोर्ट में सब जुडिस है। जो सरगोदा की एंटी करप्शन के जज, एंटी टेररिज्म के जज साहब ने जो लेटर लिखा, जो रेफरेंस इधर पिंडी में फाइल हुआ। तो आप देखें ना कि कोई तो कोई कुव्वत ऐसी है जो कि ये जो सियासी लोग हैं ये तो टूल्स हैं, ये तो एग्जीक्यूट करते हैं। या कुछ जजेस हैं जिनको आप कह सकते हैं, ये कुछ इदारों के सरबराहान हैं, वो जो एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक लेकिन है। वो उसको टूल इस्तेमाल करने के पीछे ताकतें तो कुछ और हैं। जी और उन फैसल, ताकतों को जो है हमें जी फैसल, साजिश आपका पर पॉइंट नाम आ गया। करते अच्छा हैं। फैसल, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किए, बताइएगा कि पीपीसी का जो सेक्शन जिनका तस्करा किया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट हमें एक्टिव दिखाई दी, 121 है, 121 ए है, 123 है और दीगर कुछ भी है। और इसके अलावा साथ ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के जो सेक्शन 196 का जिक्र किया जा रहा है। एक तो अगर आप कुछ आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए इन सेक्शंस को डिफाइन कर सकें, और फिर साथ ही ये भी बताएं कि कौन से केसेस जैसे इदारों के खिलाफ तकारीर या मुतनाज़ ट्वीट्स वगैरह, ये कौन से वाले केसेस कौन से सेक्शन के अंडर आएंगे फिर अगर केसेस बनते हैं तो? देखिए, ये टेक्निकल सेक्शंस हैं, मैं जनरली बता देता हूँ। जी बुनियादी जनरली। तौर पे तमाम जो जो दफात हैं उनका मकसद ये होता है कि फौज या हुकूमती इदारों के दरमियान जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उकसाने का, बगावत पे उकसाने के जो है मुकदमात हैं। इसी तरह हुकूमत के खिलाफ जो है, ये बुनियादी तौर पे 1856 का जब गदर हमारी जंगी आज़ादी जिसको हम कहते हैं और वो इसको अंग्रेज जो है वो गदर कहते हैं। तो उसके बाद ये सेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ताकि लोगों को सजा दी जाए। इसी सेक्शंस के तहत बहुत सारे लोगों को वो उस वक्त सजा दी गई। और वो सेक्शन अभी अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 150 साल 200 साल होने वाला है, अभी हमारे इसमें प्रिवेल कर रहे हैं। तो इन सेक्शंस का बुनियादी जो मकसद होता है, जुराइम जो है वो जो है रियासत के खिलाफ जो है बगावत पे उकसाने के मुकदमे और इस किस्म के जो सेक्शंस हैं वो ऐड किए गए हैं। और जो यहाँ पे ट्वीट्स हों या इस किस्म के मामलात हों, तो ये वैसे तो जो ऑन द मेरिट अगर आप जाएंगे तो आई थिंक दिस केसेस कैन बी इजीली बी थ्रोन अवे।
ठीक हो इनमें गया। कोई चले ऐसी आप जान ये नहीं बता होती रहे हैं है। कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर आके देखें तो ये केसेस स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी बताइएगा कि इवन अगर हम अपनी तारीख भी देखें तो फैसल इस तरह के केसेस, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह केसेस हमारे सामने आए हों जहां पे हमने बगावत और इस तरह के केसेस में जमात को पाबंदी जमात पे लगा देने के बारे में इस तरह के केसेस सामने आए। मुशर्रफ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हमने अब ये सबक नहीं सीखा, या फिर इस हद तक या इस एक्सट्रीम तक पहुंचाने में तहरीक इंसाफ का क्या किरदार रहा, या हम इस नहज तक क्यों पहुंचाए आज? देखिए, बात यह है कि ये तारीख का एक ही सबक है कि कोई सबक सीखता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है तो बिहाइंड द बार्स है। आप मुझे बताएं, एक आदमी, उसकी आपने बेगम को भी केयर किया हुआ है, उनकी लीडरशिप को आपने तितर बितर कर दिया है। इसके बावजूद अगर वो आप पॉलिटिकली उनको डिफीट नहीं कर सके, फिर आप वही काम कर रहे हैं जो पहले आपने पाकिस्तान किया सियासी जमातों के साथ, या जो आपसे इख्लाफ रखते थे। ANP, जिसको अवामी नेशनल पार्टी जो है, ये पहले नेशनल अवामी पार्टी होती थी, नैप। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक ही पार्टी बैन हुई है, और पाकिस्तान जो पार्टी बैन करने का तरीकाकार जो है वो है आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर देखती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन दो तरह की सरगर्मियां हैं कि एक तो पाकिस्तान की जो है वो इल्ज़ाम लगाना तो और बात है ना, इल्ज़ाम तो मैं और आप गुफ्तगू करें इस पर भी लगा दें तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप देखें कि उसका असर क्या है। एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं उसने ट्वीट किया है, फिर आपके अपने अमला जो है वो ट्वीट करने में शामिल था या किस तरह से हुई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं हवा में करके, बुनियादी तौर पे मकसद जो है वो जो ये केस बनाए गए हैं ऑन द फेस ऑफ इट वो नहीं है। मकसद ये है कि जेल में रखना है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इतना पॉपुलर है कि अगर वो बाहर निकले तो फिर अच्छा फैसल, हुकूमत का आप ये कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ उनको जेल में रखना है, पाबंदी लगाना नहीं है, क्योंकि जब से करना है। नहीं, जब से तहरीक आदम एतमाद के बाद से हम लोगों ने बार बार ये देखा कि यही कोशिश की जाती रही कि पाबंदी लगे या तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे। तो आपका पॉइंट ये कि ये पाबंदी के लिए नहीं किया जा रहा, सिर्फ जेल में रखने के लिए किया जा रहा है? पाबंदी के लिए देखिए ना, पाबंदी के इल्जाम तो आप लगा सकते हैं ना, जैसे अब मरियम नवाज का ये ख्याल है कि मैंने आपको बताया कि एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी 77 में, ठीक है, भुट्टो साहब के कहने के ऊपर, लेकिन नेशनल अवामी पार्टी फिर रही, हुकूमतों में भी रही, बहुत अरसा तक रही। सियासी जमातें ऐसे तो नहीं खत्म होती। आप उसका नाम 8 फरवरी को आपने देखा, आपने निशान भी ले लिया, लोगों को आजाद कर लिया, फिर लोगों ने वोट डाले जिसको डालने थे। लोगों ने 3200 के 3000 के करीब जो इंडिपेंडेंट लोग थे PTI से तलक रखने वाले, उनको सबको वोट डाले। तो इस तरह से तो लोगों के दिलों से आप नहीं निकाल सकते। लोगों के जो होते हैं बिलीफ्स होते हैं उनको काउंटर इस तरह से नहीं किया, डंडे से काउंटर नहीं होते। बंगाल आपने अलग कर हो गया आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, बांग्लादेश बन गया। अच्छा जोई साहब, और हमारे ये पास थोड़ा सारी- सा वक्त कम है। मैं चाहता हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से भी आए, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ का भी बड़े लंबे अरसे से हिस्सा हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं आजकल। जिस तरह फवाद चौधरी साहब और शेख वकास अकरम साहब आमने सामने, इसी तरह कल रऊफ हसन साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हम किसी तरह से भी पुराने लोगों को वेलकम नहीं कहेंगे। तो आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे शॉर्टली बताइएगा। रऊफ हसन तो एम्प्लॉय हैं, वो तो उनकी बात पे क्या कमेंट करना, वो तो पैसे पार्टी से, तो उनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट खतरे में है। शेख वकास और फवाद आपस में क्लासमेट भी हैं, दोस्त भी हैं, इतनी बड़ी बातें नहीं है जो कि उनकी हल नहीं। पुराने लोगों, देखिए ये पार्टी जो है ये इमरान खान की पार्टी है, बाकी कोई इसके बाकी सारे बराबर है। तो इमरान खान साहब ने फैसला फैसल करना है। जो पॉइंट ऑफ व्यू रऊफ हसन लेकर आते हैं वो इमरान खान की ईमा पर सामने आता है ना, वो कोई खुद से तो बात नहीं करते। नहीं, देखिए बात ये होती है ना कि अगर मुझे पता हो कि मेरी जगह, मेरी नौकरी खतरे में है, कोई आदमी आएगा तो फिर मैं तो फिर जाहिर है आपकी जगह कोई होस्ट मंडला रहे हो इर्द गिर्द, तो आप फिर कोशिश करेंगे ना। लेकिन रऊफ हसन साहब ये खतरा भी तो नहीं लेंगे ना कि इमरान खान का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू और वो अपने पास से आके कोई और बात कर दें। वो मीडिया के सामने वही बात करते हैं जो खान साहब ने कही होती है। बात ये होती है कि रऊफ हसन साहब जो बात करते हैं, बात बातों आपस में जोड़ भी लेते हैं। अब जिनकी डायरेक्ट बात हुई है, इमरान खान साहब ने तो इस बात पे यही कहा कि जब मैं आऊंगा मैं फैसला करूंगा। तो और जब रऊफ हसन आएंगे साहब तो ने भी यही पुराने कहा लोगों है। का फैसला होता भी होना जी। लेकिन उन्होंने नहीं, अपना रऊफ पॉइंट ऑफ व्यू हसन भी साहब दिया, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ठीक है जो साहब कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि पुराने लोगों को नहीं आना चाहिए। तो ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये खान साहब का तो नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, हम जैसे हमने भी बड़ा अर्सा गुजारा है, इमरान खान साहब और तरह के बंदे हैं, वो इस तरह की बातों पे नहीं आते। वो छोटा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, और उसको पता है, उनको पता है कि किसके साथ क्या हुआ।
ठीक है, बिल्कुल। ये बाकी जो लोग अच्छा, हैं, रऊफ हसन ने ये पहले- नहीं कहा कि नहीं आना चाहिए, उन्होंने कहा कि वो अभी हिस्सा नहीं है और इस पे बाद में डिसाइड होगा जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे। हाँ, इमरान खान का भी यही पॉइंट ऑफ ये व्यू तो है कि बाद में रऊफ हसन के बारे में भी बाद में ही आके वो डिसाइड करेंगे ना, जी, जिससे पहले बिल्कुल। तक वो रहेंगे ही। बिल्कुल, तो अभी रऊफ हसन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फैसल आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, हाल है पाकिस्तानी सियासत की और फवाद चौधरी का जो मामला है या इसके अलावा दीगर पुरानी क़यादत से मुतालिक, इस पे फैसला अभी नहीं हुआ है और आज की जो मीटिंग होगी उसमें भी ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ही हमारे सामने आएंगे। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। देखते रहिए सुबह की सोच।